नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, इस चैनल के ऊपर अपन बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा के बारे में। और बेसिकली हम इस चैनल पे साइंस की बात करते हैं, लेकिन अभी हम जो एग्ज़ाम हुआ है वर्तमान में आपका कुछ दिन पहले, वो परीक्षा कंप्लीट हो गई है 2024 वाली। उससे हमें क्या क्या चीज़ें सबक लेनी चाहिए, क्या क्या हमें सीख लेनी चाहिए। पहले तो हम इसकी बात करेंगे कि हमें उससे क्या निर्णय निकला हमारा। उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, पेपर आपका हो चुका है, आपके जो भी मार्क्स बन रहे हैं वो सारी चीज़ें एक बार के लिए ठीक हैं। अब इस चीज़ों को भूलने का समय आ चुका है, अब आगे हमें बढ़ना होगा और आगे किस तरीके से हम बढ़ें, क्या करें, उस सब की बात करेंगे इस कंप्लीट वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, एक गाइड है आपके लिए अच्छे से, जिससे आप माइंड में क्लियर हो पाएंगे कि आपको आगे करना क्या है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें आखिर इस परीक्षा ने क्या सबक सिखाया, या फिर मैं बात करूं कि आरपीएससी हमसे क्या चाहती है। आरपीएससी ने हमें क्या आंखें दिखाई हैं, किस तरीके से मतलब हमें सिखाया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एक बार पहले कि पेपर का लेवल क्या रहा है। पेपर के लेवल की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि पेपर का लेवल, तो आप सबको पता है कि पेपर का जो स्तर था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड रखा गया, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड रखा गया। अब देखिए, पेपर का जो लेवल है वो हार्ड क्यों रखा गया, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कंपटीशन जो वर्तमान में चल रहा है, आप देख रहे हो, बिल्कुल गलाकाट कंपटीशन है, ठीक है। इस गलाकाट कंपटीशन को कम करने के लिए आरपीएससी ने ये कदम उठाया है, ठीक है। क्योंकि आज की समय में जो है वो हर घर में एजुकेशन आ चुकी है, ऑनलाइन एजुकेशन वर्तमान में चल रही है, ठीक है। तो हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है, हर बच्चे के पास उस मोबाइल फ़ोन में एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, ऑनलाइन कोचिंग चल रही है। इसके अलावा हर बच्चा घर से बाहर जाकर क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। ये तो हम हमारे पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, लेकिन आरपीएससी जो पर्सपेक्टिव से सोच रही है, क्योंकि यदि किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ यदि 70% चली जाती है, 75% चली जाती है, 80% चली जाती है, तो फिर उस परीक्षा की वैधता नहीं रह जाती है, ठीक है। तो इस तरह के कंपटीशन को कम करने के लिए ही ऐसे कदम उठाए जाते हैं, जो कि आरपीएससी ने उठाया था, ठीक है। अब जब ऐसा पेपर बनाया गया, अब देखिए, एक चीज़ होती है कि पेपर क्या है, पेपर तो आया है अपने सिलेबस में से ही, ठीक है। पेपर तो अपने सिलेबस में से ही आया है, सिलेबस से बाहर तो पेपर बनाया नहीं। लेकिन पेपर का यदि पैटर्न चेंज कर दिया जाए, जो पिछले सालों से पैटर्न चला आ रहा है उस पैटर्न को चेंज कर दिया जाए, तो पेपर का पूरा सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि पेपर का लेवल था, वो हमें पता चल गया कैसा था, हार्ड था, मॉडरेट टू हार्ड पेपर अपन उसे कह सकते हैं, ठीक है। इस हार्ड पेपर की यदि मैं बात करूँ, आपके पास पेपर फर्स्ट था, पेपर सेकंड था। तो साइंस में यदि मैं बात करूं, पेपर फर्स्ट में यदि आपको पता है कि 40% जो मिनिमम क्राइटेरिया था वो तो आपको पास करना ही था। इसमें यदि आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। इसी तरीके से सेकंड पेपर की मैं यहाँ पे बात करूँ, तो आपको पता है कि 40% इसमें भी लाने थे, यानी कि आपको 60 क्वेश्चंस तो सही करने ही थे। तो इसमें आपका स्कोर यदि 60 प्लस हो रहा है, तो आप कंपटीशन की रेस में हैं। और इसके साथ साथ यदि आपका स्कोर 70 प्लस जा रहा है, यानी कि 70 से ऊपर आपके जो क्वेश्चन हैं वो ठीक हो रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ जोन में एक बार के लिए समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का पेपर आप देखिए, आरपीएससी ने सेट किया है कि सभी बच्चों को जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पे ही ला के रोक दिया। और जबकि इस पेपर में मैं बात करूं, यानी कि ये जो भर्ती है, वैकेंसी है, इसमें पोस्ट कितनी है, 350 पोस्ट हैं। तो जब हम बात कर रहे थे कि 350 पोस्ट हैं, तो ऑटोमेटिक इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, हाई जानी चाहिए, क्योंकि जब पोस्ट कम होती हैं तो कट ऑफ हाई जाती है। लेकिन हुआ क्या कि पेपर को पेपर का लेवल इस तरीके से सेट कर दिया गया कि उसकी कट ऑफ कहाँ रोक दी गई, 40% पे ही इसको ला के रोक दिया गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पेपर को क्या बनाती हैं, हार्ड बनाती हैं। अब मैं एक बार पेपर का एनालिसिस बेसिक आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हुआ। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ कि इसके बायो वाले पोर्शन की, तो देखिए, एक साइंस का स्टूडेंट होता है, वो बायो वाले पोर्शन के ऊपर ही रिलाई करता है, उसे पता है बायो ही है जो उसका सिलेक्शन करवा सकती है। और पेपर सेटर ने क्या किया, इस बायो के पेपर को ही हार्ड बना दिया और पेपर बहुत ज़्यादा लंबा बना दिया। लंबा पेपर बना दिया तो इसका नुकसान क्या हुआ कि पेपर बच्चा पढ़ ही नहीं पाया पूरा। जब बच्चा पेपर पूरा पढ़ नहीं पाएगा तो उसको सॉल्व करने की बात थोड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। पहले तो प्रश्न को पढ़ा जाएगा, फिर उसके ऑप्शंस को पढ़ा जाएगा, फिर उस पर विचार किया जाएगा कि क्या राइट आंसर होना चाहिए, तब जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व माना जाएगा। यानी कि आप मानिए कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 से 3 मिनट का टाइम लग रहा था। और ऐसा नहीं है केवल बायो ही, बाकी केमिस्ट्री भी इसी तरीके की बनाई गई, फिजिक्स भी इसी तरीके की बनाई गई, और आपके जो टीचिंग मेथड है वो भी इसी तरीके के बनाए गए, ठीक है। दूसरा, यदि पेपर के पैटर्न की हम बात करें, तो पिछले सालों से जो पेपर का पैटर्न आ रहा है, उस पेपर के पैटर्न में जो है लास्ट टाइम जो थे वो 1 लाइन के क्वेश्चन आते थे, यानी कि 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते थे, फैक्ट वाले क्वेश्चन सीधे ज़्यादा पूछे जाते थे। अगली मैं बात करूँ तो पीवाईक्यूज ज़्यादा पूछे जाते थे। लेकिन इस बार इस पैटर्न को पूछ के हटा के, सॉरी, और जो नीट वाला पैटर्न है, यानी कि जिसमें कथन कारण वाले क्वेश्चन हैं, वो डाल दिए गए। अब कथन कारण वाले क्वेश्चन
की जो प्रैक्टिस है वो किसी ने नहीं करवाई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कथन कारण वाले क्वेश्चन है आज से पहले भी आरपीएससी ने कभी नहीं पूछे थे सेकंड ग्रेड के अंदर, ये समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हमने करी ही नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ जो कूट वाले प्रश्न होते हैं, यानी कि जो मिलान करने वाले प्रश्न हैं, वो भी इसमें ज़्यादा डाल दिए गए। तो एक जो टॉपिक होता है उसका 360 डिग्री एनालिसिस हमको आएगा, तब हम ये कूट वाले प्रश्न जो है वो ठीक कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ तो जो वन लाइनर क्वेश्चन थे या फिर जो फैक्ट वाले प्रश्न थे वो बहुत ज़्यादा कम उसमें हमें देखने को मिले, पीवाईक्यूज भी हमें बहुत ज़्यादा कम देखने को मिले। तो ओवरऑल यदि मैं बात करूँ तो बायो का जो पेपर था वो कैसा था, हार्ड था। अगली चीज़ मैं बात करूँ तो बायो के क्वेश्चंस के जो नंबर है वो बढ़ा दिया गया है, यानी कि 50 क्वेश्चंस बायो के पूछे गए, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ अब केमिस्ट्री वाले पोर्शन की। तो केमिस्ट्री वाले पोर्शन की बात करूँ तो केमिस्ट्री जब हम तैयारी कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि बायो तो चलो ठीक है सबकी एक जैसी होती है, लेकिन केमिस्ट्री जिसने अपनी अच्छी कर ली, तो केमिस्ट्री क्या है, बिल्कुल हमारा मैं बात करूँ तो डूबते हुए नाव का या फिर डूबते हुए का सहारा है, ठीक है। कैसे? क्योंकि केमिस्ट्री हमेशा से ही एनसीईआरटी बेस्ड पूछी जाती रही है, और इस बार जो पूछी गई वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछी गई। लेकिन चूंकि पेपर का पैटर्न अलग था, इसलिए इसमें भी कूट वाले प्रश्न ज़्यादा डाल दिए गए और इसमें भी कथन कारण वाले क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिए गए, ठीक है। इस प्रकार से मतलब टोटली मैं बात करूं तो केमिस्ट्री को भी क्या कर दिया गया, बहुत ही ज़्यादा लेंदी बना दिया गया, यानी बहुत ही ज़्यादा लंबा कर दिया गया केमिस्ट्री को। और उसमें जो प्रश्न थे कूट वाले, उनमें आपको बहुत सारी चीज़ें पहले निकालनी थी, तब जाके उसको मैच करना था। जैसे मैं बात करूँ तो क्वांटम संख्या वाला प्रश्न था, ठीक है, उसमें कूट वाला प्रश्न बना दिया गया, तो आपको सारी क्वांटम संख्या आनी चाहिए, तब जाके आप उसको मैच कर सकते हो, ठीक है। तो फैक्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रखा गया। तो मैं बात करूँ केमिस्ट्री के पोर्शन की, तो इसको भी कैसा बनाया गया, मॉडरेट टू हार्ड अपन इसे कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फिजिक्स की। यदि मैं बात करूं आपसे फिजिक्स की, यदि मैं बात कर रहा हूं तो देखिए, बायो का कोई स्टूडेंट है वो पहली बात तो फिजिक्स को क्या कर देता है, स्किप कर देता है। फिर भी कोई बच्चा यदि फिजिक्स में कोशिश करता है उसको करने के लिए, यदि फिजिक्स में कोई बच्चा कोशिश करता है कि मैं चलो कोशिश कर लेता हूँ, कुछ यूनिट ऐसी हैं ईजी निकाल लूँ, मैं थ्योरी वाली यूनिट में निकाल लेता हूँ, तो फिर पेपर इस तरह का बना दिया जाता है कि उसमें से ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिए गए, ठीक है। बजाय कि इसके 11th-12th के जो पोर्शन होता है जिसको अपन पढ़ के जाते हैं, क्योंकि 11th-12th में हमने फिजिक्स पढ़ी होती है, ग्रेजुएशन में तो हमने फिजिक्स पढ़ी ही नहीं, वो आपको पता होगा, साइंस वाले स्टूडेंट ग्रेजुएशन में फिजिक्स नहीं पढ़ता है। फिर भी इसमें पेपर के लेवल को और हार्ड करने के लिए क्या कर दिया गया, ग्रेजुएशन के क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिए गए, तो फिजिक्स ऑटोमेटिक क्या हो गई, हार्ड हो गई। इसी तरीके से यदि मैं टीचिंग मेथड की बात कर रहा हूँ, तो टीचिंग मेथड में पहले सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते थे, फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो इस बार कैसे क्वेश्चन पूछे गए, अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। और अप्लाइड में भी जो लंबे प्रश्न होते हैं, यानी कि उनकी भाषा इतनी क्लिष्ट कर दी गई कि उन प्रश्नों को पढ़ने के लिए और समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए था। तो ओवरऑल यदि मैं समरी के रूप में बताऊँ तो ये पेपर एक तरीके से हमारे लिए सबक है, ठीक है। एक तरीके से हमारे लिए सबक है, और सबक हमें क्या मिल रहा है कि जो सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी है वो ही हमें क्या करा सकती है, सिलेक्शन दिला सकती है। सेल्फ स्टडी के अलावा यदि हम किसी कोचिंग के ऊपर ये आरोप लगाएं कि उस कोचिंग के नोट से पेपर नहीं आया, या उन सर ने जो पढ़ाया था उसमें से पेपर नहीं आया, क्योंकि देखिए मैंने तो कोई कोर्स आपको सेल किया नहीं, बस मैंने तो जो शॉर्ट नोट्स है लास्ट में वो कराए थे, ठीक है। उनमें से कोई प्रश्न आ गया होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हम यदि ये बात करें कि कोचिंग के ऊपर हम यदि आरोप लगाएं कि फलानी कोचिंग से हमने कोचिंग की थी, उसके नोट्स में से कोई भी प्रश्न नहीं आए, या फलाने सर ने जो है सिलेबस करवाया था उसमें से कोई भी प्रश्न नहीं आया, तो ये क्या होगा, ये आरोप प्रत्यारोप वाली बात हो जाएगी कि हम अपनी कमियां नहीं देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपनी कमियां नहीं देख रहे हैं और दूसरे की कमी में जाके हम उसमें शामिल हो रहे हैं कि हमारी तो जैसे कोई गलती है ही नहीं, गलती है तो सामने वाले की है। जबकि एक्चुअल में गलती है किसकी, गलती है हमारी। गलती किसकी है, हमारी, कि हमने सेल्फ स्टडी नहीं करी। हम टोटली रिलाई हो गए किसके ऊपर, कोचिंग ने जो हमें पढ़ाया, कोचिंग ने जो हमें नोट्स दिए, उन नोट्स के ऊपर हम क्या हो गए, टोटली रिलाई हो गए। हमने जो टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक के हमने क्या कर लिए, पीवाईक्यूज कर लिए, हमने उस टॉपिक के क्या कर लिए, प्रैक्टिसेस कर ली, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चन कर लिए, लेकिन हमने उस टॉपिक का 360 डिग्री एनालिसिस नहीं किया। अब पेपर का पैटर्न एक बार ही चेंज हो जाता है, तो पीवाईक्यूज इसमें बहुत कम पूछे गए। प्रैक्टिस जो हमने करी वो वन लाइनर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करी, लेकिन हमने जो कूट वाले प्रश्न हैं उनको कम कर दिया, या किया ही नहीं हमने, या फिर कथन कारण वाले प्रश्न थे उनसे हमने प्रैक्टिस नहीं की। तो अब आप बताइए कि ये जो गलती है वो किसकी है, कोचिंग वालों की गलती है या हमारी गलती है? तो मैं मानूंगा कि हमारी गलती है। तो चलिए, गलती क्या है, इंसान से होती है, हमसे भी गलती हो गई, कोई बात नहीं है। हमने इससे क्या ले लिया, एक सबक ले लिया। सबक हमने जो लिया वो किस रूप में लिया कि हमें अब क्या करनी होगी, सेल्फ स्टडी करनी होगी। कोचिंग जो है वो क्या करती है, कोच करती है हमें, यानी कि जो कोचिंग का सिस्टम है वो क्या है, हमें कोच करता है। कोच का मतलब क्या होता है कि आपको वो सिर्फ बताएंगे, आपको बताएंगे कि करना क्या है, आपको बताएंगे करना क्या है, लेकिन करना किसको है, करना तो हमें ही पड़ेगा। करना किसको पड़ेगा, करना हमें ही पड़ेगा। अब इस जो भर्ती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो भर्ती है, इस भर्ती में जो सिलेक्शन होगा, इस भर्ती में जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन होगा किसका, सुनना,
इस भर्ती में सिलेक्शन होगा जो पुराने खिलाड़ी हैं, ठीक है। इस भर्ती में किसका सिलेक्शन होगा? इस भर्ती में सिलेक्शन होगा पुराने खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले नीट की प्रिपरेशन कर रखी है। इस भर्ती में सिलेक्शन होगा किसी नए बंदे का जिसने 360 डिग्री एनालिसिस करके पेपर को सॉल्व किया होगा, या फिर मैं बात करूं कि उसने कोचिंग के साथ साथ उसने क्या किया होगा, कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी की होगी। क्या की होगी? कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी की होगी। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल कोचिंग पढ़ ली हो उसने, उसने कोचिंग की है तो साथ में सेल्फ स्टडी भी की है, यानी कि उसने चारों तरफ से उस टॉपिक को या उस पोर्शन को कंप्लीट किया है, इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा, अलग अलग वो किताबें लेके आया। तो इस तरीके से जो है नए लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो पुराने खिलाड़ी हैं जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन कर रखी थी, उनके लिए तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें इससे क्या सबक मिलता है, फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि अब हमें किस पे फोकस करना है, अब हमें सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, ठीक है। कोचिंग भी यदि आप ले रहे हैं, यदि आप पहले हैं, फ्रेशर हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोचिंग लीजिए, कोई भी कोचिंग लीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोचिंग के क्लास में गए और क्लास में नोट्स लेने के बाद हम आ गए अपने घर पे और नोट्स का ही रट्टाफिकेशन करने लग रहे हैं, सीधे फैक्ट के रूप में उसको रट रहे हैं। ऐसा कभी भी आपको नहीं करना है। आप कोशिश करिए कि जो ग्रेजुएशन की बुक्स हैं सीबीएच की, उनको पढ़ना आप शुरू करें, ठीक है। आप कोशिश करिए कि एनसीईआरटी को खुद से पढ़ना प्रारंभ करें। आप कोशिश करिए कि आरबीएससी की जो बुक चलती हैं उन बुक को आप खुद से पढ़ें। इनसे होगा क्या, उनसे ऐसा होगा कि कोई लाइन आएगी आपके सामने, ठीक है। तो लाइन आएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस लाइन में ये तो फैक्ट है एक लाइन का, लेकिन ये जो फैक्ट लिखा हुआ है ये रिलेटेड किससे है, इस पीछे वाली लाइन से है। तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको कंप्लीट जो एक रोड मैप होता है वो दिमाग के अंदर बन जाएगा कि, और जब आपको ये पता चल गया कि आगे जो प्रश्न आने वाले हैं वो कूट वाले प्रश्न आने वाले हैं या फिर कथन कारण वाले प्रश्न आने वाले हैं, तो आप ऑटोमेटिक उस पर ज़्यादा फोकस करके इस हिसाब से आप अपने दिमाग को लगाओगे तो आप 100% जो है सफल हो सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अब हमें सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है बजाय किसके, कोचिंग के। कोचिंग कर ली, ठीक है, अच्छी बात है। कोचिंग से हमें ये पता चल गया कि किस प्रकार से चीज़ें करनी है, लेकिन हमें करना किसको है, खुद को करना पड़ेगा। आगे आपको बात समझ में, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होगी। पेपर का लेवल मैंने आपको बता दिया, अब इस पेपर को आपको भूल जाइए, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई, रात गई बात गई, ठीक है, भूल जाइए, जो हो गया वो हो गया, अब छोड़ दीजिए सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि आगे आपको क्या करना है, आगे की रणनीति मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो हो गया वो हो गया, छोड़िए। आगे हम बात करते हैं कि आपको करना क्या है। तो देखना, सबसे पहले आपको निर्धारित करना है अपना लक्ष्य। क्या निर्धारित करना है आपको? अपना लक्ष्य। इस पुरानी भर्ती में कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने केवल फॉर्म डाल दिया और पेपर देने चले गए, वो तैयारी एक्चुअल में कर भी नहीं रहे हैं सेकंड गेट की, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, केवल फॉर्म डाल दिया, फॉर्म डाल के पेपर देने चले गए, और पेपर देने के बाद जो बाहर आगे माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि पेपर तो इतना ज़्यादा हार्ड आया है जिसकी कोई सीमा नहीं है, इस तरह के पेपर आरपीएससी बनाएगी तो मैं तो कभी सेकंड ग्रेड की तैयारी करूंगा ही नहीं। तो आपके लिए सेकंड ग्रेड है भी नहीं, मैं आपको बता दूं, कड़वा लगेगा लेकिन रियल बात है कि आपके लिए सेकंड ग्रेड परीक्षा है भी नहीं। आप चाहते हो कि 4 से 5 महीने, ठीक है, सुनना, 4 से 5 महीने पढ़ के, और क्या पढ़ के, केवल नोट्स पढ़ के आप चाह रहे हो कि मैं सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन ले जाऊं, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। पहली चीज़, आप यदि सेकंड ग्रेड के टीचर बनना चाहते हो तो आपको तपना पड़ेगा 1 साल, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, 1 साल आपको दूसरी भर्तियों को इग्नोर करना पड़ेगा। चाहे आपके पास में रीट है जिसमें पद ज़्यादा हैं, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। चाहे आपके पास लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। चाहे आपके सामने फर्स्ट ग्रेड यानी कि व्याख्याता खड़ी हुई है, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। यानी कि यदि आप सेकंड ग्रेड के टीचर बनना चाहते हो तो दूसरी सारी भर्तियों पे आपको कट्टा लगाना पड़ेगा, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा, साइड करना पड़ेगा, केवल और केवल सेकंड ग्रेड पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको बताई है किसने? आरपीएससी ने। आप 4 से 5 महीने पढ़ के, किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ के आरपीएससी सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन नहीं ले सकते। आ गई आपको बात समझ में? तो अब आपको करना क्या है वो चीज़ देखना, आपको करना क्या है वो समझना। आपको करना है सबसे पहले अपने लक्ष्य का निर्धारण। अभी जो है सितंबर का महीना चल रहा है, इस सितंबर के महीने में आपने जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट कर दिए। 12-13 तारीख तक जो आपके एग्ज़ाम थे वो पूरे हो गए, 12 तारीख तक चले थे एग्ज़ाम। अभी आप अपना टाइम ले लीजिए 15 सितंबर, जल्दीबाजी में कभी भी कोई भी निर्णय मत लेना, सुनना मेरी बात। 15 सितंबर ले लीजिए, 20 सितंबर तक आप अपना टाइम जो है वो ले लीजिए, ठीक है। इसमें आपको अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेना है कि अभी जो जनवरी में रीट का एग्ज़ाम आने वाला है, या फिर मैं बात करूँ थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम आने वाला है, क्या मैं उसकी तैयारी करूँगा? अभी जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी, क्या मैं उसकी तैयारी करूँगा? आगे जो है फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आने वाला है, उसका आप यदि आपने फॉर्म लगा दिया है तो क्या मैं उसकी तैयारी करूँगा? ये चीज़ आपको पहले से ही डिसाइड कर लेनी है। मैं एक क्राइटेरिया आपके सामने बना रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इस एग्ज़ाम के बाद
कुछ कैटेगरी बनी है, जिसमें पहले नंबर की कैटेगरी में यहाँ बता रहा हूँ, जो कि बच्चे सेकंड ग्रेड एग्जाम में सक्सेस हो रहे हैं, यानी कि सेकंड ग्रेड एग्जाम जिनका पास हो रहा है, जिनका सेकंड ग्रेड एग्जाम क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो उनके पास तो एक ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि वो फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या करें, फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करें। और वो मैं समझता हूँ कि वो ये वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे, उनको छोड़िए। दूसरी मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की, दूसरी कैटेगरी में उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पिछले एक साल बहुत अच्छे से मेहनत की। ठीक है, और उन्होंने अपना टारगेट भी एक ही रखा, क्या, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का मुझे टीचर बनना है। ठीक है, और लेकिन वो बदकिस्मती से वो क्या हो गए, इस एग्ज़ाम में फेल हो गए। क्या हो गए, फेल हो गए। फेल हो गए तो फेल जो है वो फेलियर ही है, जो हमें सिखाता है कि हमें वापस खड़ा होना है और वापस हमें लड़ना होगा। तो ऐसे बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि उनको वापस किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, सेकंड ग्रेड की ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। मान के चलिए आपके इस एग्ज़ाम के अंदर 40% मार्क्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है, 40% मार्क्स आपके नहीं बन रहे हैं, आपके 35 बन रहे होंगे, आपके 30% मार्क्स बन रहे होंगे, कुछ तो बन रहे होंगे आपके मार्क्स। ठीक है, तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी तो जानकारी है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी किस तरीके से की जाती है, सिलेबस किस तरीके का है और किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो मैं कहूँगा कि आपको 101% सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन ही करनी चाहिए वापस से। ठीक है, अब आपके सामने इसी समय आपके सामने क्या आ जाएगी, रीट की वैकेंसी बिल्कुल खड़ी हुई है, जिसका जनवरी में पेपर है। तो मैं आपको एक बार क्राइटेरिया बता दूं कि जनवरी में तो आपके क्या है, थर्ड ग्रेड का पेपर है। अब मान के चलिए आप कहोगे कि सर सेकंड ग्रेड में तो मेरा हुआ नहीं, मैं ऐसा करता हूँ जनवरी के थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन कर लेता हूँ। तो सितंबर यदि खत्म हो गया अभी, तो आपके पास महीने कितने बचे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि आपके पास 3 महीने का समय जो है बचा हुआ है। 3 मंथ का टाइम आपके पास बचा हुआ है। अब आप सुनना, इस 3 मंथ में आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा राजस्थान का जीके आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी। तीसरी में बात करूँ तो एक शैक्षिक परिदृश्य है, शैक्षिक परिदृश्य है, वो भी पेपर में पूछा जाता है। ऐसे यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, इन 3 महीने में। और क्या गारंटी है कि आप 3 महीने में ये सारी चीज़ें पढ़ के इसमें सिलेक्शन ले जाओगे, मुझे नहीं लगता कि कोई गारंटी है आपकी इस चीज़ की। ठीक है, फिर वापस मान के चलिए आपका जनवरी में एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, फिर वापस आप रिलाई करोगे किस पे, सेकंड ग्रेड पे। वापस आप घूम के वापस सेकंड ग्रेड पे आओगे, क्योंकि आगे तो कोई वैकेंसी है ही नहीं। वापस यदि आप सेकंड ग्रेड पे आओगे तो मैं मानता हूँ कि आपके 3 महीने जो हैं, 3 मंथ जो है वो क्या हो चुके होंगे, एज कंपेयर में करूँ तो आपके वेस्ट हो चुके होंगे। मैं तो उनको वेस्ट ही मानूंगा। ठीक है, आपके क्या हो चुके होंगे, वेस्ट हो चुके हो, क्योंकि आप सेकंड ग्रेड से बिल्कुल ही कट आउट हो चुके होंगे, आपके दिमाग में सेकंड ग्रेड चल ही नहीं रहा होगा। फिर आपके पास कितना महीना बचेगा, सुनना, जनवरी आपकी निकल गई, फिर आपके पास बचेगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, क्योंकि जुलाई में फिर इसका एग्ज़ाम आ जाएगा। कितने महीने बचे, 5 महीने आपके पास बचे। अब सुनना, जो चीज़ आप पिछले एक साल से कर रहे थे, उस एक साल में करने के बाद आपका 3 महीने का गैप लग गया, और 3 महीने का गैप लगने के बाद आपको महीने कितने मिल रहे हैं, 5 महीने। तो आप मुझे बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि आप 5 महीने में वापस से सेकंड ग्रेड क्रैक कर पाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ मैं, फैक्ट, सारी चीज़ें जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने है कि 5 महीने के अंदर मुझे नहीं लगता कि आप वापस उतनी एफिशिएंटली तैयारी कर पाओगे, या इस तरीके से आप तैयारी कर पाओगे कि आप सेकंड ग्रेड एग्जाम क्रैक कर पाओ। तो वापस से क्या होगा कि आप फिर से सेकंड ग्रेड में क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो रीट भी अपने हाथ से गई, सेकंड ग्रेड भी अपने हाथ से गई, और हम अगली वैकेंसी के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं कि आगे कौन सी वैकेंसी आएगी, हम देखते हैं। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सुनना, यदि आपने पिछले एक साल से सेकंड ग्रेड को टारगेट बना रखा है, या फिर आपको बनना ही सेकंड ग्रेड का टीचर है, तो रीट को बिल्कुल साइड कर दीजिए, गोली मार दीजिए, आज ही रीट को पढ़ना ही नहीं है अपने को तो। ठीक है, आपको क्या करना है, सितंबर महीना पूरा ले लीजिए, 25 से या फिर 1 अक्टूबर से आप वापस से जुड़ जाइए किसके अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर। किसके अंदर जुड़ जाइए, सेकंड ग्रेड के अंदर जुड़ जाइए। ठीक है, यदि आपको ये कहने लग रहा है कि मैं तो सेकंड ग्रेड का ही टीचर बनूंगा, यदि आप रीट का टीचर बनना चाहते हैं, थर्ड ग्रेड का टीचर बनना चाहते हैं, या फिर आपको कोई और गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। मैं तो केवल सेकंड ग्रेड की ही बात करूंगा। ठीक है, तो आपको सेकंड ग्रेड पे आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, किसी भी दूसरे एग्जाम की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। तीसरी कैटेगरी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, 2 कैटेगरी हमारे सामने हो गई, तीसरी कैटेगरी में बना रहा हूँ, जो बच्चा फ्रेशर है। जो बच्चा फ्रेशर है, उसकी अभी अभी बीएड कंप्लीट हुई है, या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, बीएससी बीएड कंप्लीट हुई है, वो बच्चा क्या करे, वो क्या करे। तो उसके सामने तो देखिए सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, उसके सामने रीट भी ऑप्शन खुला हुआ है, लेकिन 3 महीने में 4 महीने में तैयारी होगी नहीं रीट की। तो फिर उसे क्या करना चाहिए, सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और जब वो प्रॉपर सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करेगा, बिल्कुल जीरो से सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करेगा, तो उसको भी ये सोचना चाहिए कि मुझे रीट की तरफ जाना ही नहीं है, मुझे केवल और केवल किसका टीचर बनना है, सेकंड ग्रेड का टीचर बनना है। ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेशर जो है वो क्या करे, सेकंड ग्रेड को अपना टारगेट आज ही लॉक कर दे, तो वो दूसरी वैकेंसी की तरफ उसे झांकना ही नहीं है, दूसरी वैकेंसी की तो बात भी नहीं करनी चाहिए आपको मेरे हिसाब से तो। ठीक है,
क्योंकि मैं आपको मेरी कंडीशन बताऊँ तो देखिए, आपको मैं पूरी एक बार मेरा बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा माइंड में कि टारगेट को सेट किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले 2021 में जब हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही थी, तो आपको पता होगा रीट की एक भर्ती हुई थी, 26 लाख पोस्ट पे, सॉरी 26 लाख फॉर्म उसके भरे गए थे। और पहले रीट की जो पात्रता परीक्षा वो होती है, उसी से सिलेक्शन लिया जाता था। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया, कहा कि आप रीट की प्रिपरेशन करिए और रीट में सिलेक्शन लीजिए। लेकिन मेरे दिमाग में पहले से क्लियर था कि मुझे रीट का टीचर बनना ही नहीं है, मुझे थर्ड ग्रेड का टीचर बनना ही नहीं है। मैंने घर वालों से बात की कि भाई मुझे थर्ड ग्रेड का टीचर नहीं बनना। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ थर्ड ग्रेड के टीचर की, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच होती है। देखिए, जिसको आरएस बनना होता है फिर उसको आरएस ही बनना होता है, उसको आप प्रोफेसर भी बना देंगे तो उसको वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने उनसे मना किया कि भाई मुझे रीट का टीचर नहीं बनना, लेकिन मेरे घर वालों ने नहीं माने। उन्होंने बोला ठीक है नहीं बनना कोई बात नहीं, तू अपना प्रिपरेशन तो कर, यही वैकेंसी तेरे सामने है तो तू उसकी प्रिपरेशन कर। तो रीट की प्रिपरेशन मैंने करी और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और वो भर्ती क्या हो गई, कैंसिल हो गई। वो भर्ती क्या हो गई, कैंसिल हो गई। वापस तुरंत 2022 के अंदर, तुरंत 2022 के अंदर क्या आई, सेकंड ग्रेड आई। क्या आई, सेकंड ग्रेड आई। ठीक है, सेकंड ग्रेड आई तो मैंने इसको ही टारगेट लॉक कर लिया। क्या कर लिया, सेकंड ग्रेड को ही अपना टारगेट लॉक कर लिया। और फिर ये भर्ती जैसे ही कैंसिल हुई तो फरवरी 2022 के अंदर, फरवरी 2022 के अंदर ये भर्ती कैंसिल हुई थी। ठीक है, कौन सी, रीट वाली। और वापस ये था कि भाई रीट की परीक्षा दोबारा होगी और पहले रीट प्री होगी फिर रीट मेंस होगी। और इसमें पोस्ट भी शायद मेरे हिसाब से उस समय 35,000 पोस्ट थे। कितने पोस्ट थे, 35,000 पोस्ट थी, प्लस पोस्ट थी। और सेकंड ग्रेड की मैं बात करूँ तो 1565 पोस्ट थी। आप तुलना कर सकते हैं दोनों की कि कितना डिफरेंस है। तो हुआ क्या कि मेरे साथ के जितने भी, मतलब हम 6 लोग थे जो सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें से चार लोग तुरंत शिफ्ट हो गए किसकी तरफ, रीट की तरफ। और केवल हम 2 बचे जो किसकी तैयारी कर रहे थे, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे। अब हुआ क्या, धीरे धीरे पूरा एक साल निकला, 2022 में मैंने तैयारी की। तैयारी करने के बाद सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ। अब जो 2 थे उनमें से एक तो मैं था, एक मेरा दोस्त था, उसका सेकंड ग्रेड नहीं हुआ तो वो तुरंत किसकी तरफ स्विच कर गया, रीट की तरफ स्विच कर गया, क्योंकि वही चीज़ हो रही है, आगे 4 महीने हैं, 4 महीने बाद अपना पेपर है, तो वो उसकी तरफ स्विच कर गया। लेकिन मैंने क्या सोचा कि मेरा इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं वापस किसकी तैयारी करूँगा, सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करूँगा। मैंने फिर से रीट को सोचना ही छोड़ दिया, क्योंकि रीट का टीचर अपने को बनना ही नहीं है। इस तरीके से आपको क्या करना होता है, अपने टारगेट को लॉक करना होता है, आप उसके बारे में ही सोचना होता है 24 घंटे कि मुझे तैयारी करनी है तो केवल इसी की करनी है, अदरवाइज मुझे तैयारी करनी ही नहीं है। तो इस तरीके से आप सोचें कि यदि आपको टीचर ही सेकंड ग्रेड का बनना है तो फिर आप केवल सेकंड ग्रेड के बारे में सोचें, दूसरी भर्तियों के बारे में सोचें ही नहीं। ठीक है, तो आपको मैंने पूरा बता दिया। यदि आप आज भी रीट की तरफ जाते हैं तो 3 महीने आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और यहाँ आपके 3 महीने क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। और वापस जब आप लौट के आओगे तो आपके पास कितने महीने बचे होंगे, 5 महीने बचे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने थोड़ा एनालिसिस कर दिया। आपको अपनी रणनीति बनानी है, लक्ष्य आपको फिक्स करना है कि आपको सेकंड ग्रेड का प्रिपरेशन करना है या फिर किसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। अब मान के चलिए आपने लक्ष्य को डिसाइड कर लिया, क्या, आरपीएससी सेकंड ग्रेड। किसको डिसाइड कर लिया, आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड को आपने अपना लक्ष्य बना लिया। अब इस लक्ष्य को बनाने के बाद आप अगली दूसरी भर्ती परीक्षाओं के बारे में सोचना क्या कर दें, बिल्कुल ही बंद कर दें और केवल सोचें तो किसके बारे में सोचें, सेकंड ग्रेड के बारे में सोचें। बात करें तो किसके बारे में करें, केवल आरपीएससी सेकंड ग्रेड के बारे में बात करें। ठीक है, दूसरी चीज़ सुनो, सेकंड ग्रेड का आपको सबसे पहले क्या निकाल लेना है, सिलेबस निकाल देना है। ठीक है, सिलेबस निकालने के बाद इसको अपने टेबल पर रख लेना है प्रिंट आउट निकाल के कि आपको क्या पढ़ना है, केवल इसी के बारे में पढ़ना है, दूसरी चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है, सिलेबस से बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाने वाला हूँ किसके बारे में, रणनीति, जिसमें अपन रणनीति किसकी बात करेंगे, बिल्कुल जीरो से, यानी कि शून्य से शिखर तक, शून्य से शिखर तक किसकी तैयारी करेंगे हम, केवल और केवल आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे। ठीक है, जिसमें मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, तो देखिए बुक लिस्ट आपको बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा, बुक लिस्ट, जिसमें बुक्स किसके लिए, थ्योरी के लिए। ठीक है, बुक किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। बुक किसके लिए, पीवाईक्यूज के लिए। ठीक है, अगली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कोचिंग आपको करनी है, कोचिंग आपको करनी है यस या फिर नो, और करनी है तो कौन सी करनी है, ये चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में जो मैंने बात की है वो किसके बारे में बात की है आपसे, केवल और केवल किसके बारे में बात की है कि हमने क्या सबक लिया, आरपीएससी ने क्या सबक सिखाया हमें, आरपीएससी ने, आरपीएससी ने हमें ये सबक सिखाया कि आप यदि ये चाहते हो कि कोई कोचिंग आपने लगा ली और उस कोचिंग के बलबूते पर, कोचिंग के नोट्स पढ़ के आप ये चाहोगे मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आप बिल्कुल क्या हो, रॉन्ग हो, गलत हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, यदि हमने ये फाइनल कर लिया
कि हम अब आगे बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले क्या निर्धारण करना पड़ेगा, लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ेगा कि हमें किसकी तैयारी करनी है, सेकंड गेट की तैयारी करनी है या फिर थर्ड गेट की तैयारी करनी है, या फिर फर्स्ट गेट की तैयारी करनी है, या फिर एलडीसी की तैयारी करनी है, बीडीओ की तैयारी करनी है, लैब असिस्टेंट की तैयारी करनी है, या फिर कांस्टेबल की तैयारी करनी है। ये चीज़ आपके दिमाग में पहले से क्लियर होनी चाहिए। दूसरी तरफ आपको झांकना ही नहीं है। और जब लक्ष्य आपने लॉक कर दिया, एक बार टारगेट आपने लॉक कर दिया, इस टारगेट को लॉक करने में आप कितना भी टाइम ले सकते हो, 10 दिन ले लें, 15 दिन ले लें, 20 दिन ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब एक बार निर्णय कर लें कि मुझे इसकी तैयारी करनी है तो फिर उसी की ही तैयारी आपको करनी चाहिए। ठीक है। तो आगे मैं बात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कि आरपीसी सेकंड ग्रेड के लिए आपको किस तरीके से जीरो से शिखर तक मैं पहुंचा पाऊँ, और कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए तैयारी के दौरान, और किस तरीके से आप तैयारी जो है शुरू कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं आपका साथ हमेशा, ठीक है, इस पूरी जर्नी में, यानी कि जीरो से हम शुरू कर रहे हैं तो इस जर्नी में मैं आपका साथ हमेशा दूंगा, पूरी तरीके से दूंगा। और आगे मैं एक नई प्लानिंग कर रहा हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या अपन कर सकते हैं आपके लिए, जो बेस्ट से बेस्ट आपके लिए रहेगा। ठीक है। चलिए, वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। आशा करता हूँ आप जो मैं बात पहुँचाना चाह रहा था वो बात आपके पास पहुँच चुकी होगी। यदि बात पहुँची है तो मुझे लाइक करके इसके बारे में बता दें, कमेंट कर दें। इसके अलावा जो वीडियो है उसको दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और बिल्कुल घबराने डरने की किसी भी प्रकार की बात नहीं है। ज़िंदगी अभी बहुत लंबी है हमारी, एक परीक्षा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी परीक्षाएं बहुत आएंगी ज़िंदगी में। ठीक है। चलिए, इसके अलावा क्या करें, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।